बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 जनवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़ी शख्सियत को निशाने पर रख लिया है और कप्तान ने अपने वज़रा की आड़ में उस बड़ी शख्सियत पर कदगन लगाई है, पाबंदी लगाई है। वो बड़ी शख्सियत कौन सी है जिसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने टारगेट किया है और उस बड़ी शख्सियत पर पाबंदी की वजह क्या बनी है, आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर हम बात करेंगे। इस मौजू से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज़ की ऑडियो टेप का एतराफ़ किया है। ऑडियो टेप से मुतल्लिक़ शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या वजाहत पेश की है और वजाहत बयान करते हुए वो कौन सा सवाल है जो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से रेज़ किया गया है, उठाया गया है। नाज़रीन आज की इन दोनों ख़बरों पर आगे चल के तफसील से आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो आज DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरीफ ख़ानदान के साथ डील की ख़बरों की जो तरदीद की है, इस मौजू पर बात करेंगे और आपको ये बताएँगे कि एग्जैक्टली बाबर इफ्तिखार साहब के अल्फाज क्या थे, उनके सेंटेंस क्या थे जिसके ज़रिए उन्होंने शरीफ ख़ानदान के साथ डील की ख़बरों की तरदीद की है। आज नाज़रीन ISPR में बाबर इफ्तिखार साहब ने पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल से मुतल्लिक़, पाकिस्तान की ख़ारजी सूरत हाल से मुतल्लिक़ एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल्ड न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर साहब ने DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब से शरीफ ख़ानदान से डील की ख़बरों से मुतल्लिक़ सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में बाबर इफ्तिखार साहब ने जवाब ये दिया है कि डील से मुतल्लिक़ जो ख़बरें चल रही हैं ये ख़बरें नहीं बल्कि सब अफवाहें हैं। बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि डील की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं, डील की ख़बरें बेबुनियाद हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ से कौन डील कर रहा है, इसके शवाहिद क्या हैं। और फिर बाबर इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा अहमद मंसूर साहब को मुखातिब करते हुए कि अगर कोई डील की बात करता है तो आप डील की बात करने वाले से सवाल पूछें कि इस डील से मुतल्लिक़ उनके पास मालूमात क्या हैं, शवाहिद क्या हैं। और आखिर में बाबर इफ्तिखार साहब का इतना ही कहना था कि इस मामले को ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, इस मामले को जितना कम डिस्कस किया जाएगा उतना ही ये मुल्की मफाद में है। तो ये 5 जुमले जो है वो शरीफ ख़ानदान के साथ डील से मुतल्लिक़ जो अफवाहें और जो ख़बरों का बाज़ार पिछले कुछ दिनों से बल्कि पिछले कुछ अरसे से शहर इक़्तिदार में गर्म है, इनसे मुतल्लिक़ आज बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो वजाहत पेश कर दी है। लेकिन जो मुझे जुमला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बाबर इफ्तिखार साहब का, वो जुमला ये था DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब का कि साल 2022 पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीबात का साल है। इस जुमले को मैं क्यों अहमियत ज़्यादा दे रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। अगर आप साल 2008 में उस वक्त के जो DGISPR थे उन्होंने भी एक बड़ा मानी खेज़ जुमला बोला था, मैं उस जुमले को जो है वो आज के जो बाबर इफ्तिखार साहब का जुमला है उसके साथ कनेक्ट करके देख रहा हूँ। अब आप इस जुमले को किस नज़र से देखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस अंदाज से, किन अल्फाज के साथ मरियम नवाज़ के ऑडियो टेप का जो है वो एतराफ़ किया है। आज शाहिद खाकान अब्बासी शहर इक़्तिदार में जो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक़ जो रिपोर्ट, उसे हम पब्लिक तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पब्लिक की गई, लेकिन उस पर कोई कदगन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं लगाई गई। तो कल की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक़, उस पर आज जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी यानी मुसम्मिक नवाज़ ने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो शाहिद खाकान अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात का तकाजा किया है, मुतालबा किया है कि मुसम्मिक नवाज़ ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने शाहिद खाकान अब्बासी से ये सवाल पूछा कि मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद का जो ऑडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया है क्या आप इस ऑडियो टेप की मज़म्मत करेंगे। तो इस सवाल के जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने यह जवाब दिया कि हम आपस में जो गुफ्तगू करते हैं वो इससे भी ज़्यादा बरतर होती है। यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑडियो टेप की तरदीद नहीं की और उनके जवाब से लगा कि वो ऑडियो टेप की मरियम नवाज़ के ऑडियो स्कैंडल का एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी ने यह सवाल भी उठा दिया कि ये ऑडियो बनाने वाले कौन से हैं और ये ऑडियो लीक करने वाले कौन से हैं, उनका पता चलाया जाए।
ये नाज़रीन बड़ा कोर इशू है। 2014 में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यहाँ पर डी चौक पे धरना दिया था और जब पीटीवी पर हमला हुआ था, पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, तो उस दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आरिफ अलवी के साथ एक गुफ्तगू हुई थी जो मीडिया पर लीक हुई थी, सोशल मीडिया पे लीक हुई थी। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो दो शख्सियात के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेती हैं, टैप कर लेती हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने एग्जैक्टली वही सवाल आज जो उठाया है कि सवाल ये है कि ये ऑडियो बनाने वाले कौन से हैं और लीक करने वाले कौन से हैं। तो इस तरीके से आज शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज़ के ऑडियो टेप के ऊपर वजाहत दी है। वजाहत देने के साथ उन्होंने एक सवाल भी रेज़ कर दिया है। यहाँ पर चूँकि फ़ॉरेन फंडिंग की मैंने बात की है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कल मैंने भी दो वही वीलॉग किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक़। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर यह भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद ममनुआ फंडिंग का जो मामला है उसका ड्रॉप सीन हो गया है। मुझे उनकी मंतक समझ नहीं आती, मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को निकाल भी दें कि ये स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन दो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के सामने देना पड़ेंगे। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्क्रूटनी कमेटी का रिपोर्ट जो पेज 94 है उसमें ये बताया गया है स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अकाउंट हैं, लेकिन 26 अकाउंट में से 18 अकाउंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपाया गया है, उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। बल्कि मैं आपको डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि 94 पेज पर जो डिटेल हैं वो क्या कहती हैं। ये एग्जैक्टली मेरे पास, मैंने अभी स्क्रीनशॉट उसका लिया था। 94 पेज पे नाज़रीन ये बताया गया है कि 1900 की बात कर रहा हूँ, 2008-9 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 अकाउंट ज़ाहिर किए थे, लेकिन स्टेट बैंक ने जो है वो 7 अकाउंट बताए हैं। 2009-10 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 अकाउंट ज़ाहिर किए, जबकि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अकाउंट ज़ाहिर किए हैं। इसी तरह से 2010-11 में 2 अकाउंट ज़ाहिर किए गए, लेकिन स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंट 15 निकले। 2011-12 में ये अकाउंट फिर 2 बताए गए, लेकिन स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये अकाउंट 16 निकले और 12-13 की रिपोर्ट में ये अकाउंट 4 बताए गए, लेकिन स्टेट बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2012-13 में अकाउंट्स की तादाद जो है वो 18 बताई गई है। तो ये जो अकाउंट छुपाए गए हैं इसका फिर जवाब देना होगा, इस पर इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करना होगा। और जो कंसीलमेंट है किसी भी मामले पर बयान हल्फी के साथ अगर कंसीलमेंट हो जाती है, क्योंकि बयान हल्फी इसी बात का दिया जाता है कि जो भी हमने मालूमात दी हैं अपने पार्टी के अकाउंट से मुतल्लिक उसमें कोई बात नहीं छुपाई गई। तो ये 18 अकाउंट छुपाए गए हैं, इनमें रकम भी मौजूद होगी। 31 करोड़ से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि ये वो रकम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने माली खातों में इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर नहीं की। तो ये कोर सवाल है, इस सवाल का जवाब अगर आएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले से जान जो है वो छूट सकती है। इसी के साथ साथ 90 पेज पर जो बात की गई है उसमें 96 पेज पर जो बात की गई है उसमें स्क्रूटनी कमेटी का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्होंने जो माली खाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए हैं वो रिकनसाइल नहीं करते, जो उनकी अपने स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट है, जो बैंकों की स्टेटमेंट है उनके साथ वो मुताबिकत नहीं रखते। तो इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। ये मामला इतना आसान नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईमानदाराना राय है, बिल्कुल नेक नीति के साथ राय है कि ये 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका जवाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं दिया गया तो ये ख़तरे की घंटी बन सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ंड्स के लिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी शख्सियत है जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निशाने पर रख लिया है। कल नाज़रीन वफाकी काबीना का इजलास हुआ और आपको मालूम है कि वफाकी काबीना के इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते हैं। तो कल के इजलास में एक फ़ैसला किया गया और ज़राए से ये ख़बर सामने आई है और कल से इस खबर की कोई तरदीद भी नहीं की गई। इस खबर में बताया गया है कि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि जो सुफ़रा होते हैं, जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं, अब वो वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त के बग़ैर किसी मिनिस्टर के साथ, किसी वफाकी वज़ीर के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ैसला क्यों किया गया, वो कौन सा वज़ीर है, वो कौन सा किस मुल्क का सफ़ीर है जिसने किसी वफाकी वज़ीर के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात से मुतल्लिक़ आखिर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऐसा क्या बताया गया जिसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है काबीना के इजलास में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी गैर मुल्की सफ़ीर अगर किसी वज़ीर के साथ मुलाकात करेगा तो उसकी पेशगी जो है वो इजाज़त ली जाएगी। साथ ही साथ कदगन ये भी लगाई गई है कि जिस वज़ीर के साथ भी जिस मुल्क के सफ़ीर की मुलाकात होगी उस मुलाकात में वज़ारत ख़ारजा का बाकायदा नुमाइंदा भी बैठा होगा, यानी ये 1 to 1 वज़ीर और सफ़ीर की मुलाकात नहीं होगी। इस मुलाकात के दौरान वज़ारत ख़ारजा का जो डेजिग्नेटेड नुमाइंदा होगा वो भी इस मुलाकात में बैठेगा कि क्या बातचीत जो है इस मुलाकात में की जा रही है। अच्छा, बज़ाहिर तो लगता है कि ये जो फ़ैसला किया गया है ये वुज़रा से मुतल्लिक़ किया गया है, ये गैर मुल्की सफ़ीरों से मुतल्लिक़ किया गया है, लेकिन आप इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे, प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि वो कौन सी शख्सियत है जिसका नाम नहीं लिया गया वफाकी काबीना के इजलास में, और जो ज़राए से ख़बर सामने आई है उसमें भी नाम नहीं लिया गया, और वो कौन सी बड़ी शख्सियत हैं जो अक्सर व बेशतर गैर मुल्की सफ़रा के साथ मुलाकात करती रहती है। अक्सर गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं उसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात को तरजीह देते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम था जिसमें ये बताया गया था कि जो डील मुमकिन तौर पर शरीफ ख़ानदान के साथ की जा रही है उसमें 3 ममालिक जो है वो गारंटर के तौर पर आए हैं। लग ये रहा है कि उन गारंटर ममालिक के सफ़रा को उस बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करने से रोकने के लिए ये इकदाम जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उठाया गया है। अब वो बड़ी शख्सियत कौन सी हैं, क्योंकि काबीना के इजलास में नाम नहीं लिया गया, ज़राए से भी नाम सामने नहीं आया, लेकिन बात समझ आती है कि बहाना किसी और का है लेकिन निशाना किसी और को बनाया गया है। और वो बड़ी शख्सियत कौन सी हो सकती हैं, मुझे उनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं। आप देखने वाले, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतने समझदार हैं, आप उस बड़ी शख्सियत को समझ सकते हैं कि वो शख्सियत कौन सी हो सकती है जिस पर इमरान खान साहब ने कदगन लगाने के लिए इस तरह का फ़ैसला किया है। लेकिन यहाँ पर बात यह भी होती है कि वो जो बड़ी शख्सियत हैं वो तो खान साहब की बड़ी मोहसिन रही है, हमेशा बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया है, बड़े बड़े बहरानों से खान साहब को निकाला है। लेकिन आज लग ये रहा है कि खान साहब का जो एतमाद है उस बड़ी शख्सियत पर जो है वो कम हो चुका है, और शायद जो ख़बरें चल रही हैं कि 2022 जो है वो मुश्किल का साल होगा। और ख़ान साहब ने भी ख़ुद भी ये स्टेटमेंट दिया है कि मार्च तक हालात इस तरह से मुश्किल रहेंगे, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा और मार्च के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि मार्च के बाद क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ख़ान साहब ने जो फ़ैसला किया है, जैसे मैंने अपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहाना कोई और है, आड़ किसी और की ली गई है, लेकिन टारगेट जो है, निशाना जो है वो किसी और को बनाया गया है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।